स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। आज हम क्लास 9 के वाणिज्य से रिलेटेड टॉपिक कराएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ये आपके एग्जाम में कैसे आने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में समझाएंगे, उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके के टॉपिक आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 12 यानी कि मुद्रा का इतिहास, वस्तु विनिमय प्रणाली एवं मुद्रा का उद्गम तथा विकास से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री ऑफ मनी यानी कि मनी मुद्रा का इतिहास क्या होता है, उसमें वस्तु विनिमय किस तरीके से की जाती है, मुद्रा का उद्गम किस तरीके से किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो कौन कौन सा रहेगा। विनिमय का अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं आवश्यक शर्तें, विनिमय के स्वरूप, वस्तु विनिमय का अर्थ, परिभाषा एवं क्रय विक्रय, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक दशाएं, लाभ एवं कठिनाइयाँ, दोष या असुविधाएं तथा वर्तमान युग में वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का जन्म और प्रादुर्भाव एवं उत्पत्ति का विकास का सिद्धांत किस तरीके से हुआ है। मुद्रा के विकास में विभिन्न अवस्थाएं, युग और मुद्रा प्रयोग द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि ये एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और याद रखिएगा कि आप इसे कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में जो मनुष्य की आवश्यकताएं साधारण सीमित थी। समाज मूलतः आत्मनिर्भरता, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निजी प्रयत्नों तथा प्रत्यक्ष रूप से कर लेता था। धीरे धीरे मानवीय ज्ञान भी वृद्धि, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी और वह आत्मनिर्भर रहकर एक दूसरे के प्रयासों पर निर्भर हो गया। अपनी अतिरिक्त वस्तु देकर वह दूसरे के अतिरिक्त वस्तु लेने लगा। इसी समय विनिमय का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है स्टूडेंट, विनिमय का जो अर्थ है उसकी परिभाषा है, एक बार देख लीजिए। साधारण शब्दों में दो पक्ष के बीच होने वाले यानी कि जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उसका अदल बदल की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, विनिमय कहा जाता है। इसी तरीके से एक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। प्रोफेसर मार्शल ने ये बात कही है कि दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक धन के हस्तांतरण को भी विनिमय कहते हैं। इसी के साथ आप इसकी विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि विशेषताएं, विनिमय की विशेषताएं पूछी जाती हैं एग्जाम में कि विनिमय से अभिप्राय धन का हस्तांतरण से है। धन का हस्तांतरण पूर्णतः ऐच्छिक होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे धन का हस्तांतरण वैधानिक होना चाहिए। विनिमय के दो पक्ष होने चाहिए। धन का हस्तांतरण परस्पर समझौते के आधार पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है जो कि आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा कि आखिर विनिमय होता क्या है। यदि नुकुल अपने मित्र से 1 रुपया देकर एक कॉपी लेता है तो यह विनिमय कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें धन का हस्तांतरण हुआ है। यह हस्तांतरण ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक है, किंतु यदि नुकुल धमकी देकर कॉपी ले लेता है तो विनिमय नहीं होगा। वो हस्तांतरण ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर देखिएगा विनिमय की आवश्यक शर्तें भी होती है, दो पक्षों का होना। इसमें कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, क्योंकि अकेले कभी भी विनिमय नहीं कर सकते हैं। वस्तु विनिमय में 2 या 2 से अधिक होना, दोनों पक्षों के पास 2 से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए। दूसरे के वस्तु, एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होना, दोनों पक्षों में एक दूसरे की आवश्यकताएं भी होती हैं, दोनों पक्षों का लाभान्वित होना। विनिमय कार्य दोनों पक्षों का लाभ होना चाहिए। वस्तु की मात्रा में आवश्यकता के अधिक होना, जो वस्तु की मात्रा होती है उसकी आवश्यकता भी अधिक होती है। इसी तरीके से आप विनिमय के रूप में वस्तु विनिमय का अर्थ भी देख सकते हैं, परिभाषा और उसका क्रय विक्रय किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु विनिमय किस तरीके से किया जाता है। जब व्यक्ति आपस में अपनी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसी माध्यम से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, वस्तु विनिमय विनिमय का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के परस्पर आदान प्रदान यानी कि लाभ की दृष्टि से किया जाता है। इसका क्रय विक्रय किस तरीके से किया जाता है स्टूडेंट, जब व्यक्ति आपस में अपनी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान द्रव्य यानी कि धन के माध्यम से करता है, तो इस प्रकार का जो विनिमय होता है वो क्रय विक्रय कहा जाता है। ठीक है, और इसी क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय यानी कि अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इसके कुछ लाभ, दोष और गुण भी हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा कि जो वस्तु विनिमय है वो क्या है, विनिमय किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिएगा, वस्तु विनिमय सबसे पहले आता है सीमित आवश्यकताएं। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होना आवश्यक हो, जिसमें एक व्यक्ति आवश्यकता से की वस्तु रखना तथा दूसरा व्यक्ति सरलता से मिल सके। सीमित
आवश्यकताएं। जिस समाज में केवल सीमित वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें वस्तु विनिमय का चलन भी होता है। सीमित क्षेत्र वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार विनिमय का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, जिससे व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकता का ज्ञान हो, वे अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके। समाज का पिछड़ापन भी होना चाहिए। पिछड़े समाज के लोगों की आवश्यकताएं कम होती है। यह यातायात की सुविधाओं के अभाव में मनुष्य का स्थानीय वस्तुओं में काम चलाना पड़ता है। इसमें वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रोत्साहन भी मिलता है। मुद्रा का जो अभाव होता है वो किस कंडीशन पर होता है? देखिए, मुद्रा जितना अधिक होगा उतना ही अधिक चलन में रहेगा, समाज भी उसे उतना ही अधिक उपयोग में लाएगा और पिछड़े देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली का भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, जो वस्तु विनिमय का जो लाभ है वो सरल प्रणाली पर किया जाता है। ठीक है, इतने आसानी से होना चाहिए कि उसका हिसाब किताब आप आसानी से कर सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दोनों पक्षों में लाभ होना चाहिए, पारस्परिक सद्भावना का विकास होना चाहिए, उत्पादन की कार्य कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम श्रम विभाजन करें तो वो आसानी से श्रम विभाजन हो सके। धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरी वस्तु लेने के लिए धन को इकट्ठा करना पड़े। फिर मौद्रिक प्रणाली की दोषों की मुक्ति भी होनी चाहिए। फिर दोनों पक्षों का जो ये हो गया है, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो उसकी कठिनाइयां हैं वो किस तरीके से, वो दोहरे सहयोग का अभाव, कि भाई ऐसा होता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति इसकी खोज करता रहता है तो उसे व्यक्ति मिले जिससे उसे वस्तु की आवश्यकता दे दे, लेकिन इच्छित व्यक्ति अगर मिलना कठिन हो जाए तो वो दोहरे सहयोग का अभाव कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि राम के पास घी, उसे बदले में चावल चाहिए, तो तब उसे क्या होता है कि उसके पास न तो चावल होते हैं, उसे घी की आवश्यकता हो, तो उसे कठिन होता है कि उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका चीज़ नहीं मिल रही है, उसको सामान नहीं मिल रहा है। मूल्य मापक में कठिनाइयाँ भी होती हैं। भाई मूल्य मापक में कठिनाई कैसी होगी कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ही आपको साधारण तरीके से समझा देती हूँ कि राम मोहन को कितना रुपया गेहूँ देकर कितनी मात्रा में कपड़ा ले। यह कठिन होता है कि जब ये जानकारी अभाव में वस्तु विनिमय होना संभव नहीं होगा। वस्तु विनिमय में कठिनाई भी होती है, जो वस्तु विनिमय होती है उसको विभाजित करने में कठिनाई होती है। कैसे? भाई जैसे कि राम के पास गाय तो है, उसके बदले उसे गेहूं, चावल, कपड़ा, लकड़ी आदि की आवश्यकता होती है। गाय देकर उसके बदले में वस्तु को कैसे प्राप्त करे, तो यह वस्तु विभाजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो, गाय तो महंगी होती है और गेहूं, चावल, कपड़ा तो वो सस्ता होगा। उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? गाय के हिसाब से। तो वस्तु विभाजन में कठिनाई होगी, कैसे बांटेंगे भाई गाय को। उसके बाद वस्तु विनिमय, यानी कि जो वर्तमान युग में मुद्रा का विनिमय प्रणाली होती है वो किस तरीके से होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जो दशाएं आवश्यक होती हैं उनका निरंतर लोप हो जाने के कारण वर्तमान समय में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग संभव नहीं रह गया। अब लोगों की आवश्यकताएं सीमित हो गई। आर्थिक स्थिति में जो आर्थिक स्तर होता था, क्रांतिकारी परिवर्तन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, पूंजी की आवश्यकता वृद्धि, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास एवं विस्तार, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, बैंकिंग सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उच्च इस जीवन स्तर पर एक समाज में समस्त लेन देनों का भुगतान, ये करने की आवश्यकता पड़ जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता था, जो अव्यावहारिक बना हुआ होता था तो वो उससे वस्तु विनिमय प्रणाली बन सकती थी नहीं ना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि दोषों में मुक्त दोष और मुद्रा का आविष्कार प्रादुर्भाव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें वस्तु विनिमय व्यवस्था संसार से पूर्णतः लुप्त हो गई है। और आज भी कहीं जगह ऐसी होती है कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है, लेकिन अब जो सबसे मेन हो गया है, अब वस्तु के बदले क्या, पैसे दे करके वस्तु ली जाती है, तक खरीदी जाती है। ठीक है, बेची जाती है जब तक पैसा ना हो। ठीक है, अब पैसे के बदले आपको सामान मिल सकता है, चीज़ें, वस्तु खरीद सकते हैं। तो वस्तु खरीदने के लिए हमें पैसे यानी धन को ज़रूरत होती है, धन का स्थानांतरण क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, वर्तमान युग में वस्तु विनिमय की प्रणाली भी से कहा जाता है। अब स्टूडेंट आप देखेंगे जो मुद्रा का जन्म या प्रादुर्भाव है उसका उत्पत्ति विकास किस तरीके से करेंगे। प्राचीन काल में जब इसका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, ये समझिए प्राचीन काल में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तो वह वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करता था। परंतु धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ प्रारंभ होने लगी। अतः मनुष्य उन्हें दूर करने के लिए विनिमय के माध्यम से समय समय पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वस्तु विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार करने लगा और वस्तु में मुद्रा का आविष्कार होने लगा, जिसके आधार पर वस्तुओं तथा
सेवाओं की कीमतों का मुद्रा के रूप में मापा जाने लगा। समय में परिवर्तन के अनुसार मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन होता रहा, किंतु यहाँ पर कठिन यह बताना जरूरी था कि जो मुद्रा अस्तित्व में कब आई और आर्थिक इतिहास बताता रहा तो हजारों वर्ष पूर्व यह मुद्रा का प्रचलन में रहा। ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई? एक आकस्मिक जन्म इसका स्थान हुआ, क्रमशः विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखा गया, तभी वस्तु आई। ठीक है, प्रोफेसर स्पार्डिन ने के अनुसार यहाँ मुद्रा का विकास एक आविष्कार नहीं किया, वरन यह वस्तु का स्वयं मिल गया, अर्थात मुद्रा स्वयं प्राप्य थी। तो प्रत्येक काल में मनुष्य जिस वस्तु का उपयोग समझा उसी को विनिमय का माध्यम बना लिया, यानी कि जैसे उसे समझा वैसे ही उसको बना लिया। वस्तु के बदले वस्तु ली, फिर उसके बाद में जब वो धीरे धीरे जानकारी मिलने लगी मुद्रा की, तो वो वस्तु के बदले यानी कि मुद्रा लेने लगे। फिर क्या करने लगे, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होने लगी ये प्रथा, जो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सब चीज़ समझ में आई। क्रमशः का विकास में भी हमारे यहाँ धीरे धीरे विस्तार यानी कि उससे निसंदेह उसको चेंज करने लगे। फिर इसकी कुछ अवस्थाएं पाई गई। इसकी अवस्थाएं कैसी थी? जैसे वस्तु मुद्रा का युग भी हुआ करता था, वस्तु के बदले वस्तु। आखिर युग में जंगलों और जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे और खाले और हड्डियों आदि की मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाई जाने लगी। फिर जाराग्रह पशुपालन का युग भी आया, उसमें महत्व धीरे धीरे बढ़ गया। परिणाम स्वरूप बैल, भैंस और बकरी मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। उसके बाद कृषि युग आया। मनुष्य जो क्या करता था, खेती करता था। कृषि युग में इसमें अन्न मुद्रा के रूप में प्रयोग लाया जाने लगा। तंबाकू आदि का मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। शिल्प युग में नई नई दस्तकारी आई, ठीक है, जिसमें फलस्वरूप मिट्टी जो होती है वो बर्तन, लोहे, हथियार आदि को हस्त निर्मित वस्तुओं का मुद्रा माना गया, जिसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसी तरीके से पत्र मुद्रा भी आया, जिसमें क्या हुआ, उत्पादन, व्यापार, यातायात सुविधाओं की वृद्धि होने में व्यापारियों की सुविधाओं के लिए पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्रारंभ में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा चलाई गई, जिसमें बैंकों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसका चलन बढ़ता चला गया। लोग पत्र मुद्रा को अभ्यस्त होते बैंक में क्या करने लगे, पूर्ण रूप से मुद्रा करने लगे और केंद्रीय बैंक सोने चांदी के बदलने में कोई भी दायित्व नहीं रहा। आजकल सभी देशों में कागज पर यह पत्र मुद्रा का चलन है। ठीक है, इसी तरीके से साख मुद्रा का युग हुआ, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में उन्नत होने के कारण साख मुद्रा विकास हुआ, उसका प्रचलन नियंत्रण बढ़ता गया और साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, चेक विनिमय, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि आते हैं, जिसमें बैंक मुद्रा एक ऐसा अधिकार था जिसके कारण धारक बैंक के साधारण मुद्रा प्राप्त कर सकता है। साख मुद्रा की उन्नति में संपूर्ण हाथ बैंकों का होता है, जिसमें बैंकों का विकास भी निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, आपने ये चीज जानी और आपने समझा कि बैंकों का विकास किस तरीके से हुआ। और बैंकों के विकास में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, फिर शाख मुद्रा आई। ठीक है, वस्तु मुद्रा में आखिर युग, चारागाह युग और कृषि युग भी रहा। तो स्टूडेंट, अगर आपने ये टॉपिक भी एग्जाम में बनाया, ठीक है, इस पर भी आपको नंबर मिलेंगे और ये कितना आसान होगा बनाना, क्योंकि फिर उसके बाद आपको टॉपिक इसमें पता ही है। वस्तु मुद्रा में वस्तु के बदले वस्तु, धातु मुद्रा में धातु के बदले धातु यानी कि पैसों के बदले मुद्रा वस्तु मिलती थी। फिर पत्र मुद्रा आई, फिर शाख मुद्रा आई। ये धीरे धीरे विकास बढ़ता चला गया और आज के युग में बैंक खुल गया और बैंक में पैसे जमा होने लगे। तो स्टूडेंट, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।